उत्साह और एक नई सोच के साथ आज की इस विशेष और गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय मतलब हर उस इंसान से जुड़ा है जो इस आधुनिक दुनिया की भागदौड़ का हिस्सा है। बिल्कुल। और भागदौड़ भी ऐसी जहां हर जगह बस एक ही दबाव है। हाँ, हर जगह, सोशल मीडिया की हर फीड पर या किसी भी सेल्फ हेल्प किताब में बस एक ही चीज नजर आती है, सकारात्मक सोचो, हमेशा खुश रहो, अपना बेस्ट वर्जन दुनिया को दिखाओ। ये दबाव आज हर किसी पर है। और इसी अंधी दौड़ को देखकर मेरे मन में एक अजीब लेकिन बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये संभव है कि खुश रहने का ये जो लगातार पड़ने वाला भारी दबाव है, यही दबाव लोगों को अंदर से और ज्यादा खोखला और दुखी कर रहा है। बिल्कुल यही आज का हमारा मुख्य विषय है। हमारा पूरा विश्लेषण इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। और ये एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर बात करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। मतलब हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां दुख या निराशा को एक बीमारी मान लिया गया है, जिसे तुरंत किसी भी कीमत पर ठीक करना है। हाँ, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो इस पूरी स्थापित धारणा को जड़ से हिला देते हैं। तो अगर स्रोतों की बात करें तो आज हम मुख्य रूप से मशहूर लेखक मार्क मैनसन के विचारों पर चर्चा करेंगे, विशेषकर उनकी चर्चित किताब द सटल आर्ट और उनके कुछ बहुत ही बेहतरीन लेखों के अंश। और इसके साथ ही हमारे पास द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी के ठोस मनोवैज्ञानिक शोध भी हैं। और सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी के लेख श्रुति पूनिया का भारतीय समाज पर विश्लेषण और लोगों के वास्तविक जीवन के गहरे अनुभव भी हैं। तो इन सभी को एक साथ लाने के पीछे हमारा मिशन सीधी सी बात है, ये समझना है कि कठिनाइयों और संघर्षों से भागने के बजाय उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करना ही एक सार्थक जीवन की असली कुंजी क्यों है। सही का, और कैसे जीवन में सही समस्याओं का चुनाव करना हमारी असली खुशियों का रास्ता तय करता है। अगर इस पूरी चर्चा का हुक या मुख्य विचार एक वाक्य में कहा जाए तो वो ये है कि सुख की लगातार खोज करना ही दरअसल दुख का सबसे बड़ा कारण है। सुनने में एकदम उल्टी बात लगती है। बिल्कुल उल्टी लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम इन परतों को खोलेंगे इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत साफ हो जाएगा। तो इस उल्टी लगने वाली बात को समझने के लिए हम मार्क मैनसन की उस बहुत ही दिलचस्प अवधारणा से शुरू करते हैं, फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। ये एक ऐसा मानसिक चक्र है जिसमें आज लगभग हर कोई फंसा हुआ है। मतलब इसे ऐसे देखें कि कोई पहले तो किसी बात को लेकर चिंतित या उदास है, और फिर अचानक उसे याद आता है कि समाज के हिसाब से तो उसे हमेशा खुश रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। हाँ, और अब वो इस बात से और ज्यादा दुखी और तनावग्रस्त हो जाता है कि वो दुखी क्यों है। ये तो यार हर रोज की कहानी है। इंसान अपनी ही नकारात्मक भावनाओं के लिए खुद को ही दोषी मानने लगता है। और जो पारंपरिक सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है वो इसी अपराध बोध पर फलती फूलती है। वो सिर्फ कमियों पर ध्यान केंद्रित कराती है कि तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तुम सुंदर नहीं हो, या तुम्हारी जिंदगी में कोई रोमांच नहीं है। और यहीं पर मशहूर दार्शनिक एलन वॉट्स का बैकवर्ड्स लॉ काम आता है, जिसका कि मैनसन ने बहुत जिक्र किया है। बैकवर्ड्स लॉ, इसका सिद्धांत बहुत ही सीधा है। एक सकारात्मक अनुभव की चाह रखना अपने आप में एक नकारात्मक अनुभव है, और इसके ठीक विपरीत एक नकारात्मक अनुभव को खुले दिल से स्वीकार कर लेना अपने आप में एक सकारात्मक अनुभव बन जाता है। बिल्कुल। और इस बैकवर्ड्स लॉ को समझने के लिए वो नेवी सील वाली ड्राउन प्रूफिंग ट्रेनिंग का जो उदाहरण है वो कमाल का है। उफ, वो ट्रेनिंग तो जीवन के संघर्षों को समझने का सबसे सटीक रूपक है। उसका विवरण पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब कैडेट्स के हाथ उनकी पीठ के पीछे कसकर बांध दिए जाते हैं, उनके पैर भी बांध दिए जाते हैं, और फिर उन्हें 9 फीट गहरे पानी के पूल में फेंक दिया जाता है। लक्ष्य होता है 5 मिनट तक जीवित रहना। अब जरा सोचिए, किसी भी सामान्य इंसान की पहली मूल प्रवृत्ति क्या होगी? वो घबराएगा ही, पानी की सतह पर आने के लिए संघर्ष करेगा, सांस लेने के लिए हाथ पैर मारेगा। और यहीं पर इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी भूल सामने आती है। जो कैडेट्स सतह पर बने रहने के लिए जितना ज्यादा संघर्ष करते हैं, वो उतनी ही तेजी से डूबते हैं, क्योंकि बंधे हुए शरीर के साथ सतह पर छटपटाना विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। तो इस स्थिति में बचने का एकमात्र तरीका क्या है? संघर्ष छोड़ देना। कैडेट को अपने शरीर को पूल के तल तक डूबने देना होता है। हाँ, और जब उसके पैर पूल के ठोस फर्श को छूते हैं तो वो वहां से खुद को एक हल्का सा धक्का मारता है, और इस धक्के से वो सीधे पानी की सतह पर आ जाता है, एक त्वरित सांस लेता है और फिर से शांति से नीचे डूबने लगता है। ये उदाहरण कितना बड़ा जीवन दर्शन सिखाता है। बचने के लिए वो सब छोड़ना पड़ता है जो हमारा डरा हुआ दिमाग करने के लिए कह रहा है। नियंत्रण छोड़ना पड़ता है, परिस्थितियों के सामने समर्पण करना पड़ता है, और उन्हीं का इस्तेमाल करके खुद को ऊपर लाना होता है। असल जिंदगी में भी यही होता है।
जब भावनाएं या आर्थिक परिस्थितियां डुबाने लगती हैं तो उनके खिलाफ छटपटाने के बजाय हकीकत को स्वीकार कर लेना और तल तक जाने देना ही वापस ऊपर आने का असली रास्ता है। और हकीकत को स्वीकार करने वाली ये बात हमें एक बहुत अहम पड़ाव की ओर ले जाती है, आज की दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी कि हर किसी को बिना किसी दर्द या संघर्ष के बेहतरीन परिणाम चाहिए। हाँ, पहाड़ की चोटी का नजारा तो सबको चाहिए, लेकिन चढ़ाई का दर्द कोई नहीं सहना चाहता। मार्क मैनसन कहते हैं कि इंसान अक्सर गलत सवाल पूछता है। लोग पूछते हैं कि जीवन में क्या हासिल करना है, जबकि सबसे अहम सवाल ये होना चाहिए कि जीवन में कौन सा दर्द सहने की इच्छा है। सही बात है। बिना जिम में पसीना बहाए अच्छी बॉडी नहीं बनती। और बिना रातों की नींद खराब किए या असफलता का रिस्क उठाए कोई सफल बिजनेस खड़ा नहीं होता। इस बात को डॉक्टर निकोलस जेनर और प्रसिद्ध लेखक स्कॉट पेक के विचारों से बहुत अच्छी तरह जोड़ा जा सकता है। स्कॉट पेक की वो मशहूर लाइन है ना, जीवन कठिन है। ये कोई निराशा वाली बात नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। जीवन असल में समस्याओं की एक अंतहीन श्रृंखला है। लोग इस भ्रम में जीते हैं कि खुशी उस दिन मिलेगी जब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन मनोवैज्ञानिक सत्य ये है कि खुशी समस्याओं के अभाव में नहीं मिलती। खुशी तो समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया में मिलती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। लेकिन समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ आज के समाज ने एक और भारी मानसिक बोझ डाल दिया है, असाधारण दिखने की अंधी दौड़। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना, सबको महान बनना है, दुनिया बदलनी है। सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी के लेख में इस पर बहुत बारीकी से बात की गई है। सामान्य होने की कला। आज के दौर में सामान्य होना तो किसी गाली या अपमान की तरह देखा जाने लगा है। और ये असाधारण बनने की चाहत ही हर असंतोष की जड़ है। मेंसन ने यहाँ चार्ल्स बुकोव्स्की की कहानी साझा की है, जो बहुत शानदार है। हाँ, बुकोव्स्की की सफलता इस बात में नहीं थी कि वे पैदाइशी विजेता थे, बल्कि उनकी सफलता की कुंजी ये थी कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से मान लिया था कि वो एक लूजर है। उन्होंने अपनी शराब की लत, अपनी नाकामियों को बिना किसी शर्म के अपनाया। वास्तविकता से भागे नहीं, बल्कि उसी खुरदरी वास्तविकता को अपने लेखन का आधार बनाया। उनकी कब्र पर भी क्या लिखा है? डोंट ट्राई, मतलब कोशिश मत करो, कोई झूठा आवरण मत पहनो। बुकोव्स्की का ये उदाहरण साबित करता है कि जब इंसान खुद को किसी झूठे सकारात्मक आवरण में नहीं ढालता, तभी वो असल मायने में आजाद होता है। और क्लिनिकल साइकोलॉजी का लेख भी यही कहता है कि मानव जीवन सीमित है, सबको अपना दर्द सहना है। अगर इस थका देने वाली दौड़ को छोड़ दिया जाए तो रोजमर्रा के छोटे छोटे सामान्य कामों में एक गहरी खुशी मिल सकती है। किसी दोस्त के साथ शांति से चाय पीना या किताब पढ़ना, ये सामान्य चीजें, कमजोरी नहीं है। यही जीवन का असली आधार है। लेकिन एक बात बताइए, ये सामान्य जीवन जीना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? मुझे लगता है सफलता को नापने के पैमाने ही बदल गए हैं। बिल्कुल, और इस पर मुझे डेव मस्टिन की वो कहानी याद आती है जो मैनसन ने बताई है। डेव मस्टिन, जिन्हें उनके शुरुआती दिनों में मशहूर बैंड मेटालिका से निकाल दिया गया था। हाँ, और इस झटके के बाद उन्होंने अपना खुद का एक नया बैंड बनाया, मेगाडेथ। मेगाडेथ ने दुनिया भर में करोड़ों एल्बम बेचे, अपार सफलता हासिल की। लेकिन मस्टेन हमेशा खुद को एक असफल और दुखी इंसान ही मानते रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी सफलता नापने का जो पैमाना या मेट्रिक रखा था वो गलत था। उनका पैमाना था मेटालिका से ज्यादा सफल होना। यही पैमाना उनकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। मस्टेन की ये कहानी सीधे हमारे आज के डिजिटल युग की सबसे खतरनाक बीमारी से जुड़ती है, हर वक्त दूसरों से अपनी तुलना करना। और इस पर द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी के शोध ने बहुत गहरा प्रकाश डाला है। ये शोध 18 से 25 साल की युवाओं पर किया गया था ना? हाँ, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया के उपयोग और मानसिक कल्याण के बीच के संबंध को समझना था। इसमें कुछ खास पैमानों का इस्तेमाल हुआ, जैसे SMYS और इनकम और SWBI। इन भारी भरकम मनोवैज्ञानिक शब्दों को अगर सरल भाषा में कहें तो ये शोध मापता है कि हम दूसरों से तुलना करने के कितने आदी हो चुके हैं। और इसके नतीजे बहुत डराने वाले थे। शोध में सामने आया कि सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग अपवर्ड सोशल कंपैरिजन को बहुत बढ़ा देता है। इसका सीधा मतलब है कि इंसान हमेशा खुद की तुलना उन लोगों से करने लगता है जो उससे ज्यादा अमीर, ज्यादा सुंदर या सफल दिखते हैं। जब दिन भर दूसरों की फिल्टर की हुई सजी धजी परफेक्ट डिजिटल जिंदगी सामने आती है तो अपनी असल जिंदगी की संतुष्टि खत्म हो जाती है। इसी को तो हम इंस्टाग्राम बनाम रियलिटी कहते हैं। अपनी असल जिंदगी की उलझनों को दूसरों के सिर्फ सबसे बेहतरीन पलों से नापना। हाईलाइट रील से और इस लगातार ऊपर की ओर देखने वाली तुलना का नतीजा ये है कि अवसाद और चिंता तेजी से बढ़ रही है। तो सवाल उठता है कि इस निराशा से बाहर कैसे निकलें?
यहीं पर जिम्मेदारी बनाम गलती का सिद्धांत सामने आता है। आमतौर पर फितरत होती है ये सोचना कि जो मेरी गलती नहीं है उसकी जिम्मेदारी मैं क्यों लूं। लेकिन विलियम जेम्स की कहानी इसे पूरी तरह पलट देती है। उनका शुरुआती जीवन पूरी तरह से बिखरा हुआ था, बचपन से गंभीर बीमारियों का शिकार, अंधेपन के कगार पर। और पिता उन्हें निकम्मा समझते थे। जेम्स इतने गहरे अवसाद में थे कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की योजना बना ली थी। लेकिन फिर एक रात उन्होंने अपनी डायरी में एक फैसला लिया। अगले 1 साल तक जीवन में जो कुछ भी होगा, चाहे बीमारी का दर्द हो या लोगों का ताना मारना, वो हर चीज की 100% जिम्मेदारी खुद लेंगे। बीमारियां उनकी गलती नहीं थी, परिस्थितियां उनकी गलती नहीं थी। लेकिन उनके बावजूद जीवन को कैसे जीना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले ली। और इसी एक फैसले ने उन्हें अमेरिकन साइकोलॉजी का जनक बना दिया। गलती अतीत का हिस्सा होती है, लेकिन जिम्मेदारी हमेशा वर्तमान में होती है। ओसीडी के मरीजों का उदाहरण भी तो यही सिखाता है। बिल्कुल, ओसीडी होना किसी मरीज की गलती नहीं है। लेकिन उस बीमारी के साथ जीना कैसे है, उसे नियंत्रित कैसे करना है, ये जिम्मेदारी तो मरीज की ही होती है। जीवन में ताश के जो पत्ते मिलते हैं उन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। लेकिन उन पत्तों को खेलना कैसे है, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। और ये जिम्मेदारी उठाने की प्रक्रिया इंसान को अपनी सीमाएं तय करने की दिशा में ले जाती है। यहीं से ना कहने की कला का महत्व शुरू होता है। और भारतीय संदर्भ में बात करें तो मनोवैज्ञानिक श्रुति पूनिया का लेख इस पर बहुत गहरी चोट करता है। हमारे यहाँ तो पीपल प्लीजिंग कूट-कूट के भरी है, सबको खुश रखना है क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे का डर व्यक्तिगत सीमाओं को निगल जाता है। लेख में वो थकी हुई हाउसवाइफ का उदाहरण है ना, जो घर, बच्चों और पड़ोसियों की हर मांग पूरी करती है सिर्फ आदर्श महिला कहलाने के लिए। या ऑफिस का वो कर्मचारी जो बॉस के हर काम के लिए हाँ कहता है, अपनी निजी जिंदगी दांव पर लगाकर। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हमेशा हाँ कहने से रिश्ते अच्छे रहेंगे। ये आदत इंसान को खोखला और चिड़चिड़ा बना देती है। मेंसन का स्पष्ट संदेश है कि हर चीज को महत्व देना मुमकिन ही नहीं है, ऊर्जा सीमित है। इस ताकत को समझने के लिए मेंसन के न्यूज़लेटर से आए पाठकों के 3 बहुत सशक्त वास्तविक उदाहरण हमारे पास हैं। हाँ, वो कहानियां दिखाती हैं कि असली दुनिया में ना कहना कैसा दिखता है। पहली कहानी एक 40 वर्षीय महिला की है। उसके पिता अपनी किसी पुरानी रंजिश के कारण उसे एक रिश्तेदार से मिलने से मना कर रहे थे। पिता ने तो उसे गद्दार तक कह दिया था, लेकिन उस महिला ने बहुत साहसिक कदम उठाया। उसने अपने पिता के इस बिना वजह के गुस्से और पीढ़ियों की नफरत का बोझ उठाने से साफ इनकार कर दिया, सीधा ना कह दिया। रिश्तों में सही सीमाएं तय करने का बेहतरीन उदाहरण। और दूसरी कहानी उस वॉलंटियर की थी जो 16 साल से एक कला संस्था में काम कर रही थी। संस्था को खून पसीने से खड़ा किया, पर अब वो पूरी तरह से बर्नआउट का शिकार थी। आखिरकार 16 साल बाद उसने संस्था को ना कह दिया ताकि वो अपनी ऊर्जा अपने जीवन के लिए इस्तेमाल कर सके। हम इसी भ्रम में रहते हैं कि हमारे बिना दुनिया रुक जाएगी। और तीसरी कहानी तो सबसे ज्यादा भावुक करने वाली है। एक माँ की कहानी जिसने सालों तक अपने नशे के आदी वयस्क बेटे की आर्थिक मदद की। वो सोचती थी कि बेटे की मदद कर रही है, लेकिन असल में पैसा उसकी लत बढ़ा रहा था। आखिरकार उस माँ ने एक बहुत कड़ा फैसला लिया। उसने बेटे को पैसे देने से साफ ना कर दिया। ये रोंगटे खड़े कर देता है। उसका ना कहना बेटे से नफरत करना नहीं था, वो उस माँ का खुद से प्यार करना और वास्तविकता को स्वीकार करना था। वो एक सच्ची जिम्मेदारी निभा रही थी। इन सभी भारी सिद्धांतों के बीच हरीश मोयल की एक बहुत खूबसूरत शायरी याद आती है, जो इस चर्चा का सार समेट लेती है। कौन सी वाली? कुछ इस तरह से, मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। वाह, ये सिर्फ शायरी नहीं है, बल्कि अतीत के बोझ को छोड़ने और ऊर्जा सही जगह लगाने का बेहतरीन फॉर्मूला है। माफ करना या माफी मांगना, दोनों ही स्थितियों में इंसान अपने अहंकार को किनारे रख रहा है। ये भी उसी बैकवर्ड्स लॉ का व्यवहारिक रूप है, असुरक्षा को अपनाकर सच्ची आजादी पाना। तो अब वक्त आ गया है कि इस पूरी गहरी चर्चा का एक ठोस निचोड़ निकाला जाए। सबसे बड़ी बात यही सामने आती है कि दुख, पीड़ा और संघर्ष से किसी भी हाल में बचा नहीं जा सकता। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो ये है कि हम किस चीज के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। अपनी कमजोरियों को गले लगाना, समाज के झूठे पैमानों से बाहर निकलना। जो चीजें सही नहीं हैं उन्हें बेझिझक ना कहना और अपनी समस्याओं की पूरी जिम्मेदारी लेना। खुशी किसी आखिरी मंजिल पर इंतजार नहीं कर रही है, वो तो सही समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया का ही नाम है। बिल्कुल।
और इस चर्चा को समेटते हुए अंत में सोचने के लिए एक नया और गहरा विचार यहाँ छोड़ा जा सकता है। हाँ। हमने खामियों को स्वीकार करने की बात की, लेकिन इसे एक कदम और आगे ले जाकर सोचिए, क्या हो अगर जीवन में जिस सबसे बड़ी खामी या असफलता को छिपाने में इंसान अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहा है, वही खामी असल में उसे जीवन का सबसे बड़ा और सच्चा उद्देश्य दे सकती हो? ये बहुत ही गहरी बात है। अगर कल सुबह से दुनिया की नज़रों में परफेक्ट और असाधारण बनने की एक कोशिश पूरी तरह से छोड़ दी जाए, तो कोई कौन सा नया वास्तविक और सार्थक संघर्ष चुनना पसंद करेगा? ये सच में एक ऐसा विचार है जो भीतर गहराई से झांकने पर मजबूर कर देगा। अपने असली संघर्ष को पहचानना और उसे अपनाना ही जीवन को सार्थक बनाना है। बिल्कुल सही। तो ज्ञान और विचार के इसी गहरे सफर के साथ आज के इस इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन को यहीं विराम देते हैं। इस बेहतरीन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।